जी, तो बेटे मैं आपको बता रहा था कि इस एक्सप्रेशन के अंदर जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डेल्टा जो है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है बेटे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी अगर फंक्शन हो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो जैसे ही y में इंक्रीमेंट लेंगे एज इट इज x में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स आप समझे पॉइंट एक्स पे वैल्यू है फंक्शन एफ की, और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये कोई सेकंड पॉइंट है जिस पे फंक्शन एफ की वैल्यू हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे चेंज, इसको हम बोलेंगे चेंज। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है, यानी दोनों एफ का जो डिफरेंस है ये असल में कहलाएगा बेटे चेंज, या इसको आप बोलेंगे डिफरेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड आप बेटे इसको चेंज भी बोल सकते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में जो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है इसका मतलब है एक्स की वैल्यू में चेंज है। जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन होता है, एक्स थ्री माइनस एक्स टू होता है, यानी किसी दो कंसेक्टिव वैल्यूज जो है उनका डिफरेंस जो है बेटे वो डेल्टा एक्स कहलाता है। अब निचली लाइन में अगर आप गौर करें बेटे तो लिखा हुआ है कि अबव रेशो, रेशो होती है किसी भी दो चीजों की डिवीजन, किसी भी दो चीजों का क्वोशंट इज रेफर्ड टू एज द डिफरेंस क्वोशंट। क्वोशंट इसलिए है कि एक इसका बेटे न्यूमरेटर है और एक इसका डिनोमिनेटर है, और डिफरेंस क्वोशंट इसलिए है बेटे कि इसके क्वोशंट में जो न्यूमरेटर है उसमें आप डिफरेंस को यूज कर रहे हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी हमने डिफरेंस को यूज किया है, क्योंकि ये जो डेल्टा एक्स है एक्चुअल में देखा जाए कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू है डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन लगा ले, डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। तो नोट में बेटे ये लिखा हुआ है we see that the difference quotient provides a general expression which represents, जो जाहिर करता है, किस चीज को जाहिर करता है, the slope of the secant line connecting the two points। अगर कोई secant line किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है तो उस सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो इस एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट की जा सकती है। जस्ट इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दे, द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब इसका क्या मतलब है? अब चेंज एक्चुअल में दो तरह की बेसिकली हम इसमें डिस्कस करते हैं, उनके दरमियान डिफरेंशिएट होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए उनके दरमियान जो डिफरेंस है बेटे। एक होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरी है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जी बेटे, सर तो स्टूडेंट्स को ऐड कर लें। जी 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 बेटे, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये दो मुख्तलिफ चीजों को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट थिंग तो ये थी कि ये सॉरी सर, स्लोप है, गलती से हो ये गया, स्लोप है गलती सेकंड से हो लाइन की। गया। सॉरी सर, नहीं आई।
जी, फर्स्ट थिंग तो ये थी कि ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड ये था बेटे कि ये एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेट दो तरह के होते हैं, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो 1 आवर तक किसी स्पीड से मूव कर रही है, तो आप उसकी चेंज इन स्पीड विद 1 आवर, विद इन 1 आवर, अगर आप ये चीज कैलकुलेट करते हैं तो ये आपकी एवरेज रेट बनेगा। यानी आपने टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दी है। आपने आवर के स्टार्ट पे उसकी स्पीड मेजर की, और 1 आवर के बाद उसकी स्पीड आपने मेजर की, तो टोटल जो चेंज आई है 1 आवर में, इसको आपने उस 1 आवर पे डिवाइड कर दिया जो टोटल टाइम था, तो ये एवरेज रेट, यानी टोटल चेंज को टोटल चेंज से ही डिवाइड करते हैं। और वो 1 आवर भी हो सकता है, 2 आवर, 3 आवर, 5 मिनट, मतलब जो भी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम होगा। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है बेटे, वो किसी सम स्पेसिफिक इंस्टेंट पे होता है। उसमें मिनट्स की बात नहीं होती, उसमें सेकंड्स के सम पार्ट की बात होती है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर आप इसी एक्सप्रेशन की बात कर लें, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बेटे लिमिट लगा दें कि जनाब जो डेल्टा एक्स है ये वेरी स्मॉल वैल्यू को डिनोट करता है, यानी अप्रोचेस टू जीरो है, तो यही एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ये बेटे बन जाएगा आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ओके जी, कहता है ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है इन द वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि अगर आप देखें तो अपर साइड पे वाई में ही चेंज है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, और लोअर साइड पे एक्स की वैल्यू है। तो ये एक एक्सप्रेशन था जो जिसके मुतालिक उसने बताया था कि ये स्लोप ऑफ सेकंड लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड लाइन जो है वो कनेक्ट करती है कितने पार्ट्स को, टू पॉइंट्स को, टू डिफरेंट पॉइंट्स को। और दूसरी चीज ये थी कि ये एवरेज रेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेटे जस्ट 1 मिनट अजान हो जाए, उसके बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, तो वो जो बात हम कर रहे थे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये इस एग्जांपल में उसकी वजाहत की गई है, इसको आपने एक दफा रीड कर लेना है। नेक्स्ट, डेरिवेटिव के मुतालिक कंसिडर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इस तरह की चीजें आपने जो है वो नोट करनी है। जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया उसने कि कंसिडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन। पूछा जा सकता है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज, उसको डिनोट करने का ये फार्मूला dy बाई डी एक्स, ये वही है जो एवरेज रेट ऑफ चेंज था, उसके ऊपर जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं। और एक कंडीशन इसके साथ जरूर होती है, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो देन ये डेरिवेटिव कहलाएगा। अगर बेटा ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर ये डेरिवेटिव नहीं कहला सकता। नोट में लिखा है कि द डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो ये बड़ी वेल नोन थिंग है, कई दफा हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि जो डेरिवेटिव है वो असल में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable. The notation dy by dx is used to represent the instantaneous rate of change. y का instantaneous rate of change with respect to change in x जो है उसको हम dy by dx से डिनोट करते हैं। The notation is distinguished from delta y over delta x। अब इन दोनों में फर्क है।
ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जो है बेटे, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये उसने बता दी है कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है, जब इस पे ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो फिर डेल्टा डायरेक्ट डी में तब्दील हो जाएगा, विच इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को अगर आपने मेंशन करना है बेटे, तो आप डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और एवरेज रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिखेंगे। इसी तरह बेटे एक और नोट है, कहते हैं कि इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, इट कैन नॉट हैव ए डेरिवेटिव। तो याद रखिएगा, उसका कभी डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन फिर क्या होगी, कंटिन्यूस होना है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, जरूरी होगा कि वो पहले कंटिन्यूस होगा। However, सम फंक्शंस आर कंटिन्यूस, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं कि जो कंटिन्यूस तो हैं बट नॉट डिराइवेबल, यानी उनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लाजमी तौर पर वो ऑलरेडी कंटिन्यूस होगा, यानी वो कंटिन्यूस है, इसीलिए आगे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया है। दूसरी बात ये बात भी जरूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूस होगा वो जरूरी तौर पे ही आगे डिफरेंशिएबल भी होगा। कंटिन्यूस होने के बाद भी दो ऑप्शन है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता। तो ये दो मुख्तलिफ चीजें थी कि हर कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये याद रखना, हर कंटिन्यूस फंक्शन के आगे दो ऑप्शन होते हैं। वो कंटिन्यूस होने के बाद डिराइवेबल हो भी सकता है, डिराइवेबल नहीं भी हो सकता, यानी मे और मे नॉट की कंडीशन है। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिराइवेबल है तो फिर मस्ट होगा कि वो कंटिन्यूस तो है ही है, क्योंकि उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और अगर एक फंक्शन के बारे में पता चल जाए कि ये कंटिन्यूस नहीं है, तो फिर यकीन रखिएगा वो कभी भी डिराइवेबल नहीं हो सकता। ऐसे ही जैसे एक बंदे के बारे में अगर जब यकीन हो जाए कि वो कलमा तौहीद जो है, यानी जो कलमा है हमारा, वो नहीं मतलब पढ़ता, उसने नहीं पढ़ा, उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, तो क्या गारंटी है कि वो मुसलमान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसने इस्लाम कबूल किया है तो फिर कंफर्म होगा कि वो मुसलमान है। यानी मुसलमान होने के लिए इस्लाम का कबूल करना जरूरी है। पहली कंडीशन इस्लाम को कबूल करना, और दूसरी कंडीशन फिर जाके वो मुसलमान होगा। लेकिन अगर वो मुसलमान है तो फिर तो शक ही कोई नहीं है, फिर तो 100% नहीं 110% श्योर होगा कि उसने इस्लाम को कबूल किया है। सर कंटिन्यूस मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, जी बेटे। है ना? हाँ जी। कंटिन्यूस मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, ये कंटिन्यूस के मतलब है। बेटे हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। उसमें पहली कंडीशन थी कि फंक्शन डिफाइन होगा, दूसरी कंडीशन थी कि उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में बराबर होगी, जो आप दूसरे वर्ड्स में कह रही कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और तीसरी कंडीशन की लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर आएगी। अगर ये 3 चीजें उसमें पाई जाएंगी तो वो कंटिन्यूस होगा। इनमें से एक भी कंडीशन आगे पीछे होगी तो वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं होगा। फिर बेटे डेरिवेटिव के मुख्तलिफ नोटेशंस भी आपने पढ़ी थी, आपको याद होगा। स्मॉल डी लिखना, डैश ऊपर लिख देना बेटे, जिस तरह ये डैश है। अगर एक डैश है तो एक डेरिवेटिव, दो डैश ऊपर हो तो इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव, इसी तरह 3 हो तो फिर ट्रिपल डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का ऑर्डर ही इस चीज से मेंशन होता है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड डेरिवेटिव है बेटे तो सेकंड ऑर्डर, अगर थर्ड डेरिवेटिव होगा तो थर्ड ऑर्डर। इसी तरह फिर हमने कुछ इसके फार्मूले पढ़े थे
the derivative of constant function is 0, that is if c is any real number, ये c कोई भी आपके पास कोई रियल नंबर है तो फिर उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये हमने कुछ रूल पढ़े थे। इसी तरह पावर रूल पढ़ा था, आपको याद होगा कि इफ n इज एनी रियल नंबर। अब ये पावर रूल देकर पूछा जा सकता है कि n के ऊपर क्या कंडीशन थी, ये n क्या है, रियल नंबर है, रैशनल है, क्या चीज है। तो फिर इस रूल से हमें इसकी डेफिनेशन से याद रखना पड़ेगा कि जनाब n इसमें रियल नंबर है। इसी तरह जनरलाइज पावर रूल जो है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर n है, तो n का तो पता चल गया कि ये रियल नंबर होते हैं, n इज एनी रियल नंबर। लेकिन f ऑफ x क्या है, ये फंक्शन है किसका, x का। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने पढ़े थे, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, एंड इसी तरह आगे। ये वो चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज सिर्फ हम इनको ओवरव्यू करके चंद एक एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो किस तरह के होंगे और फिर हमने उसको किस तरह से हैंडल करना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वन डैश हो, इफ एफ डैश एज अ डेरिवेटिव, अगर एफ का डेरिवेटिव है तो उसको एफ डैश से डिनोट कर देते हैं, अगर एफ डैश का डेरिवेटिव है तो उसको एफ डबल डैश से डिनोट करेंगे, और अगर एफ डबल डैश का डेरिवेटिव होगा मजीद आगे तो उसको हम एफ ट्रिपल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो ऑपरेटर सिंबल है वो हम डैश की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल हम डी की फॉर्म में भी बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड होगा जनाब। इसी तरह अगर एफ के ऊपर 3 डैश लिखी हुई है, 3 डैश, तो ये असल में ट्रिपल डैश तब बनेगा जब आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, सेकंड डेरिवेटिव का। यानी जब आप सेकंड डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लेंगे बेटे तो फिर ये ट्रिपल डैश में तब्दील होगा। In general, if n is a positive integer, then f of n denote the nth derivative। तो याद रखना है ये जो f के ऊपर आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ये पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी ना तो ये जीरो हो सकता है और ना ही ये नेगेटिव हो सकता है। इसी तरह अगर आप एफ प्राइम ऑफ एक्स एक्स डबल प्राइम ट्रिपल प्राइम यानी मोर देन वन डेरिवेटिव है तो उसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का नाम देते हैं। अगर आप कंसेक्टिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो फंक्शन है उसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे लिया, फिर जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया दोबारा उसी का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर आया है उसको अगेन आपने डिफरेंशिएट कर लेना है तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाना है, एंड सो ऑन। इसी तरह आप जिस मर्जी ऑर्डर तक उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेटे ये कुछ एमसीक्यूज हैं जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है।